हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। आज है 26 मार्च 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले अपने करंट अफेयर के बारे में। एक बार जल्दी से जितने भी दोस्त हैं सारे लोग सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के बीच में, और एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। फिर हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन करंट अफेयर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की तरफ डियर। और याद रखिएगा, नशा मेहनत की करोगे तो आपको बीमारी भी हमेशा सफलता की लगेगी। जितनी ज़्यादा मेहनत होगी, जितनी शानदार मेहनत होगी, सफलता उतनी बड़ी होगी। याद रखिएगा, मेहनत करने वालों को एक ही बीमारी लगती है और उस बीमारी का नाम क्या है? सक्सेस। आइए शुरू करते हैं इसी कोट के साथ में। समझ लीजिएगा, सफलता जो है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बल्कि वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। मेहनत जितनी बड़ी होगी, सफलता आपको उतनी छोटी लगेगी। याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे सेशन में और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नेशनल कंपनी कौन सा डियर? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किस कंपनी को दिवालिया घोषित किया है? अभी हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किसको जो है, किस कंपनी को दिवालिया घोषित किया है? तो उस कंपनी का नाम क्या है? सुपरटेक। क्या नाम है डियर? उस कंपनी का नाम है सुपरटेक, जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा दिवालिया घोषित किया गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सुपरटेक विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है मॉन्स्टर मिसाइल। कौन सी मिसाइल है डियर? तो याद, इसका नाम है मॉन्स्टर मिसाइल। किस देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है मॉन्स्टर मिसाइल को? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देश कौन सा है डियर जो मॉन्स्टर मिसाइल को जिसने लॉन्च किया है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है उत्तर कोरिया, यानी तानाशाह किम जोंग उन। कौन? किम जोंग उन इसी देश का शासक है, उत्तर कोरिया का, और इसी के द्वारा जो है मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? उत्तर कोरिया के द्वारा। उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है डियर? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करके बताइएगा। कैपिटल ऑफ उत्तर कोरिया, जल्दी से बताइएगा, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए कि उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है। और एक बार सेशन को सारे लोग, जितने भी दोस्त हैं सारे लोग, एक बार सेशन को सारे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है, वित्त वर्ष 2021-22 में वस्तुओं का निर्यात 37% से बढ़कर के कितना पहुंच गया है? वित्त वर्ष 2021-22 में वस्तुओं का निर्यात 37% से बढ़कर के कितना पहुंच गया है? 400.8 अरब डॉलर। कितना? 400.8 अरब डॉलर पहुंच गया है वस्तुओं का निर्यात। 37% इसमें बढ़ोतरी हुई है। कितने प्रतिशत डियर? तो 2 पॉइंट याद रखिएगा, कितना? 37% की बढ़ोतरी हुई है। और टोटल कितना पहुंच गया है? तो 400.8 अरब डॉलर, जो एक रिकॉर्ड है भारत का। और ये निर्यात भारत का पहुंचा है 2021-22 के वित्त वर्ष में। आंसर क्या हो जाएगा? 2021-22 का वित्तीय वर्ष में टोटल 37% की बढ़ोतरी हुई है और टारगेट पहुंच गया है 400 के पार। चौथा शतक लगा दिया है भारत के निर्यात ने, याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा 400.8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो ये जो सेलिब्रेशन है डियर, इसका सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को, जब आपका वन संरक्षण दिवस सेलिब्रेट किया था। वन संरक्षण दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। मार्च के महीने में 21 तारीख को आपका वन संरक्षण दिवस, 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस यानी जल दिवस, उसके अलावा 23 मार्च को शहीद दिवस, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस। ये सारे दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए मार्च के महीने में, जो आपको याद रखना है। और आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 21 मार्च, यानी 21 मार्च हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 मार्च विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार कौन बने हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं डियर? लगातार दूसरी बार बने हैं, याद रखिएगा। और कौन बन गया है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कल जो है मंत्रिपरिषद का, पूरे मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार का शपथ था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जिनमें एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की गई। कितने? 2 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की गई। उसके अलावा आपके लगभग 14 राज्य मंत्री, 20
इसमें अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की गई, याद रखिएगा सारे पॉइंट। और लगभग 18 जो है इसमें कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। सारे पॉइंट याद रखिएगा योगी सरकार में। और ये जो है अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था इसमें 277 सीटें जीती थी एनडीए की पार्टी ने, और दोबारा अपनी सरकार की वापसी की है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। कहाँ से चुनाव लड़े थे? तो गोरखनाथ से, गोरखपुर से इनका ये संसदीय इनका जो विधानसभा क्षेत्र था, कहाँ था? गोरखपुर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार में कितने उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो 2, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, जो सीट अपनी सिराथू से हार गए थे उसके बावजूद जो है इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। साथ में ब्रजेश पाठक को नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया। दिनेश शर्मा जी को बाहर कर दिया गया इस बार उप मुख्यमंत्री पद से, यहाँ तक कि कैबिनेट से बाहर कर दिया गया है उनको। और केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ब्रजेश पाठक दूसरे उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, कितने उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं इस बार उत्तर प्रदेश सरकार में। अगला हमारा क्वेश्चन है, समुद्री इंजीनियरिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? समुद्री इंजीनियरिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आईएनएस शिवाजी को, किसको? आईएनएस शिवाजी को सम्मानित किया गया है उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। और अगला हमारा क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन। ये सेनापति आपके जो इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा है शासकों के जो सेनापति होते हैं वो नहीं है, ठीक है। इनका नाम है सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन, और इन्हीं को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के लिए किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है? मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के लिए कौन सा जहाज है जिसको प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आईएनएस वलसुरा को। किसको डियर? आईएनएस वलसुरा को सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट्स कलर से। याद रखिएगा, भारतीय नौसेना का एक जहाज है जिसका नाम है आईएनएस वलसुरा। अभी हाल ही में आईएनएस खंडूरी को जो है सेवानिवृत्त किया गया था, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। चलिए, आंसर हो जाएगा आईएनएस वलसुरा विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, किसके अध्यक्ष जेम्स स्टोल्टनबर्ग का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? जेम्स स्टोल्टनबर्ग इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, हेड हैं। और किसके हेड हैं? तो नाटो के। नाटो का मतलब क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1949 में। कब हुई थी डियर? 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। जेम्स स्टोल्टनबर्ग का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए इसमें बढ़ा दिया गया है। नाटो की स्थापना 1949 में। फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाटो का होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ब्रुसेल्स में। कहाँ पर? बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, और वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, नाटो का, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अब हमारे प्रश्नोत्तरी की सेशन की तरफ। अब हमारे जितने भी वन लाइनर सेशन में क्वेश्चन थे डियर, वो सारे हो चुके हैं कंप्लीट, और हम बढ़ेंगे अपने प्रश्नोत्तरी सेशन की तरफ। और एक बार आप सभी लोग करेंगे जल्दी से शेयर, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, और फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। और यहाँ पर मिलेगा आपको अपने क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए। जो लोग तुक्का मारने के लिए बैठे हो वो तुक्का भी मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके 4 आंसर आपके सामने होंगे, ठीक है। लेकिन प्रयास कीजिएगा अपने दिमाग से आंसर देने का। और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रश्नोत्तरी सेशन। लेकिन एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और शेयर कर दीजिएगा बाबू। आप सभी लोग सारे दोस्तों के बीच सबको इनवाइट कीजिएगा सेशन में, क्वेश्चन आंसर राउंड में। आइए बढ़ते हैं अपने सेशन में, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बाइसाइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? बाइसिकल के लिए, यानी साइकिल के लिए, जो मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई उत्कृष्टता केंद्र है, इसकी स्थापना कहां पर की गई है? कहां पर किया गया डियर? तो ये जो है बाइसिकल मोटोक्रॉस के लिए भारत का जो पहला साई उत्कृष्टता केंद्र है, इसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश सरकार के युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। कहां पर? शिमला में। कहां पर डियर? शिमला में इसकी स्थापना की गई है। याद रखिएगा, साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता
केंद्र की। ठीक है, साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की इसकी शुरुआत की गई है। आंसर हो जाएगा शिमला में। शिमला जो है ब्रिटिश काल में भारत की ग्रीष्मकालीन कैपिटल भी रह चुका है, याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन कैपिटल भी रह चुका है कौन? शिमला। आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा थर्ड। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, यहीं पर गुड़ महोत्सव मनाया गया था और यहीं पर 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। वाराणसी हमारे नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और यहीं पर जो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की गई थी जापान के द्वारा। यहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी हाल ही में काशी विश्वनाथ टेम्पल का उद्घाटन किया गया था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया गया था वाराणसी में। और दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी नगरी के नाम से जानी जाती है बनारसी यानी बनारस। जयपुर जो है, जयपुर ये आपकी राजस्थान की कैपिटल है, पिंक सिटी यहीं पर है, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है जयपुर। और जयपुर में ही आपका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया था सौरभ गांगुली बीसीसीआई चीफ के द्वारा। इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा शिमला विल बी द करेक्ट आंसर डियर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिरणों के स्थानांतरण के लिए अफ्रीका की बोमा तकनीकी, कौन सी? अफ्रीका की बोमा तकनीकी का किस राष्ट्रीय उद्यान में अपनाई गई है? कौन से किस राष्ट्रीय उद्यान में बोमा तकनीकी अपनाई गई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये किसके लिए है? तो हिरणों के स्थानांतरण के लिए। ठीक है, हिरणों के स्थानांतरण को एक प्रकार से रोकने के लिए ये आपका तकनीकी अपनाई गई है। और ये किस देश की तकनीकी है? तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कहाँ की है डियर? अफ्रीका की। ठीक है, अफ्रीका देश की तकनीकी है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बोमा तकनीकी, इसका नाम है। सारे पॉइंट याद रखिएगा, क्रम से सारे क्वेश्चन कन्वर्ट भी हो सकता है। किसके स्थानांतरण के लिए है? तो हिरणों के स्थानांतरण के लिए है। अब क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में इसकी शुरुआत की गई है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, रणथंभौर नेशनल पार्क में, राजाजी नेशनल पार्क में, या फिर दुधवा नेशनल पार्क में? कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है डियर इस तकनीकी की? तो याद रखिएगा इस तकनीकी की शुरुआत राजस्थान के भरतपुर में, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पर इस तकनीक की शुरुआत की गई है, जहां पर जो चित्तेदार जो हिरण होते हैं उनको पकड़ने के लिए प्रकार की तकनीकी खोजी गई है, जो दक्षिण अफ्रीका में यूज की जाती है। जिसमें क्या किया जाता है डियर? बाड़ के माध्यम से जानवरों का पीछा किया जाता है और उनको उस बाड़ के अंदर पहुंचाया जाता है और रोका जाता है उनके स्थानांतरण को। ठीक है, ये तकनीक ज़्यादातर यूज कहाँ की जाती है? तो अफ्रीका में। और केवलादेव वन अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। एक प्रकार का ये पक्षी अभ्यारण्य भी है जो काफ़ी ज़्यादा जो जाना जाता है, पक्षियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, और यह जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर और रामसर साइट में भी शामिल है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो है आपका विश्व धरोहर यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी है और रामसर साइट में भी इसको शामिल किया गया है। और यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं इस पार्क में? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो सबसे दुर्लभ चीज है वो है साइबेरियन क्रेन। कौन सा? साइबेरियन क्रेन जो है यहाँ की सबसे दुर्लभ प्रजाति है। और इसके अलावा यहाँ पर शियार पाया जाता है, सांभर पाई जाती है, नील गाय पाई जाती है, जंगली बिल्लियां मिलती हैं और लकड़बग्घा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। लकड़बग्घा, जंगली शुअर और शाही और नेवला, ये सारे जानवर इस नेशनल पार्क में मिलते हैं। दोनों का संबंध, इसका जो संबंध है वो यूनेस्को की राष्ट्रीय जो विश्व विरासत और रामसर साइट दोनों से है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में। उसके अलावा रणथंभौर कहाँ पर है? तो ये भी राजस्थान में है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। भारत उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है और सबसे बड़ा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निर्यात तत्परता सूचकांक। कौन सा डियर? निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी की गई है डियर? ये आपका आरबीआई के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, या फिर सेबी के द्वारा? ये किसके द्वारा जारी किया गया है निर्यात तत्परता सूचकांक 2021? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन में, कोई भी आंसर, जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डियर, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, और एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए, तो आंसर बताइएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई, नीति आयोग, नाबार्ड या फिर सेबी?
तो याद रखिएगा जो निर्यात तत्परता सूचकांक है डियर, ये जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका है निर्यात तत्परता सूचकांक आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है अधिकांश जो तटीय राज्य हैं वो तत्परता सूचकांक में सबसे टॉप पर हैं, जहां पर तटीय क्षेत्र इसमें है। और इस सूचकांक में फिर से जो है कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो वो है गुजरात। कौन सा? गुजरात जो है इसमें शीर्ष स्थान पर है, याद रखिएगा, इस सूचकांक में, जिसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। यह लगातार दूसरी बार है जो गुजरात इसमें टॉप पर है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? नीति आयोग। नीति आयोग का जो शुरुआत हुआ था वह 2014 में योजना आयोग को समाप्त करके 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की शुरुआत की गई थी। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भी जिस समय इसका प्रधानमंत्री होगा वो अध्यक्ष होगा, और इस समय कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। और इसके इस समय सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत उनका नाम है इसके सीईओ का, ठीक है। ये सारी चीजें हैं नीति आयोग से संबंधित जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें डियर, नाबार्ड की स्थापना जो एक प्रकार का कृषि बैंक है, जिसको हम कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है नाबार्ड का, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में। कब स्थापना हुई थी डियर? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, नाबार्ड बैंक की। और सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में। 1992 में हुई थी सेबी की स्थापना, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सारे फुल फॉर्म और इनका टाइमिंग याद रखिएगा जब ये इनकी स्थापना की गई थी, और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये सारे पॉइंट। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या डियर? नीति आयोग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि फीफा विश्व कप का स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? पहली भारतीय कंपनी बनी है डियर, हमने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी क्वेश्चन में पहला शब्द लग जाता है तो वो क्वेश्चन आपके लिए ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फीफा विश्व कप को स्पॉन्सर करने वाली जो पहली भारतीय कंपनी बनी है उसका नाम क्या है? अनअकैडमी, बायजूस, टाटा या फिर रिलायंस? तो कौन बनी है डियर? उसका नाम है बायजूस। एक प्रकार का जो है लर्निंग ऐप है, लर्निंग कंपनी है बायजूस, और इसी ने जो है फीफा विश्व कप का स्पॉन्सर लिया है। और भारत की पहली भारतीय कंपनी बच चुकी है बायजूस, जो फीफा विश्व कप में जुड़ चुकी है, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और फीफा विश्व कप 2022 की अगर हम बात करें, जो फीफा विश्व कप होने वाला है डियर, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो कतर में। सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। 2022 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? कतर में 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। कतर की कैपिटल क्या है? तो दोहा है, वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। और यह एक ऐसा फुटबॉल विश्व कप है जो अरब जगत में हो रहा है, पहली बार है जो अरब जगत में हो रहा है, इसका याद रखिएगा। पहला ऐसा फुटबॉल विश्व कप है, ठीक है, जिसका आयोजन जो है 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में किया जाएगा। बायजूस की अगर हम बात करें डियर, जो बायजूस कंपनी है तो एक प्रकार का लर्निंग एजटेक कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और 2011 में कब डियर? तो 2011 में जो है बायजूस रविंदन और दिव्या गोकुलनाथ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सारे पॉइंट याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से संबंधित आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बायजूस एजटेक कंपनी, ठीक है। आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप पर किसके द्वारा किया गया है? सबसे जो पहला क्वेश्चन इस यहाँ पर बनता है डियर कि ब्रह्मोस मिसाइल कौन सा मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस मिसाइल। इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में इसका परीक्षण किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, भाभा के द्वारा या फिर नासा के द्वारा। तो ये आपका जो ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण है ये किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा डियर? डीआरडीओ के द्वारा इस ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है,
ठीक है। सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है डियर, याद रखिएगा, जो आपका भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से बनाई जाती है ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। ब्रह्मोस यानी भारत और रूस की संयुक्त प्रयास से इसका निर्माण किया जाता है। जो इसकी गति है वो लगभग 2.8 मैक की इसकी गति है, ये भी याद रखिएगा। ये आपका जो निर्माण किया जाता है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। आंसर हमारा हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी डियर? तो 1958 में, 1958 में स्थापना हुई थी। इसके इस समय हेड कौन है? इसके जो हेड हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी डियर 1969 में। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है इसरो का। और पी सोमनाथ इसके इस समय हेड बनाए गए हैं इसरो के। सारे पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, भाभा भी एक प्रकार का जो है परमाणु से संबंधित कार्य करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है भाभा। और नासा तो जानते ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डीआरडीओ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है भाग्य, भारत भाग्य विधाता महोत्सव। कौन सा डियर? भारत भाग्य विधाता महोत्सव। ये आपका कहां पर, किसके द्वारा सेलिब्रेट, इसका जो है उद्घाटन किया गया? भारत भाग्य विधाता महोत्सव का जो आयोजन है ये कहां पर इसका आयोजन किया गया है? ठीक है, कहां पर इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया डियर? तो याद रखिएगा, भारत भाग्य विधाता महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली, कहां पर? लाल किले में किया गया है। इसी को जो है लाल किला महोत्सव भी कहते हैं। कौन सा डियर? लाल किला महोत्सव, लिख लीजिएगा। लाल किला महोत्सव के नाम से भी इसको जानते हैं और इसको अब नाम दिया गया है भारत भाग्य विधाता महोत्सव। इसकी शुरुआत यानी इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी या फिर निर्मला सीतारमण। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ये स्मृति ईरानी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है, जिसको हम पहले लाल किला महोत्सव के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, किसके द्वारा? तो स्मृति ईरानी के द्वारा। लाल किला को हम बात करें डियर, तो लाल किला हमारा जो है जहां पर रेड फोर्ट जो आपका है, जिस पर ये उद्घाटन शुरू किया गया है इस महोत्सव का, इस रेड फोर्ट को 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, 2007 में, याद रखिएगा। और दिल्ली के लाल किले को बचाने का जो श्रेय है वो शाहजहां को जाता है। किसको है? शाहजहां को जाता है। और इसका जो निर्माण है रेड फोर्ट का लगभग 1638 में, कब डियर? 1638 में जो है यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद में इसकी स्थापना शाहजहां के द्वारा करवाई गई थी। इसमें 14 फाटक हैं टोटल। कितने? 14 फाटक हैं इसमें, याद रखिएगा। और एक चांदनी चौक बाजार भी बनाया गया है, जिसमें एक नहर है बीच में, जिसे कहते हैं नहर ए विहिस्ता। क्या नाम दिया गया यार? इसके बीच में एक नहर है लाल किले में, जिसको नहर ए विहिस्ता के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। और इसी में जो है आपका रंग महल है, हीरा महल है, नौबत खाना है, दीवाने आम और दीवाने खास, ये सारी महत्वपूर्ण इमारतें इसमें शामिल हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित। और आंसर हमारा हो जाएगा स्मृति ईरानी। अमित शाह कौन है? तो इस समय होम मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य अव्वल पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अभी हम बता चुके हैं, क्योंकि अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में। ठीक है, तो इसमें कौन सा राज्य अव्वल पर रहा है? तो सारे लोगों को पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डियर? गुजरात हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात विल बी द करेक्ट आंसर। गुजरात भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्रफल रखता है। गुजरात में ही आपका द्वारिका एक प्रकार का धार्मिक स्थल है। गुजरात की कैपिटल जो क्या है डियर? तो अहमदाबाद, गांधीनगर है। गुजरात में ही इस बार जो है डिफेंस एक्सपो 2022 का सेलिब्रेट किया जाएगा, जो डिले कर दिया गया है। गुजरात में ही दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति केवड़िया नामक स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा 182 मीटर की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। सरदार सरोवर डैम के बगल में है, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सारे पॉइंट याद रखिएगा, गुजरात से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और गुजरात में आपके सिंधुकालीन सभ्यता का स्थल जो है लोथल बंदरगाह भी स्थित है। यहीं पर आपका धौलावीरा स्थित है, जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 40वां नंबर, भारत का 40वां स्थल इसमें घोषित किया गया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं गुजरात से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हमारे देश के इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इसके प्रधानमंत्री बनने से पहले 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात यहाँ पर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा है समान नागरिक संहिता जल्द किस राज्य में लागू की जाएगी। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू की जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है डियर। बहुत जल्दी जो है आपको देखने को मिलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड एक नए राज्य में लागू किया जा रहा है, और वो राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हरियाणा। कौन से राज्य में इसकी शुरुआत की जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड को? क्योंकि इस समय एक ही राज्य है जिसका नाम है गोवा, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। कहां पर? गोवा में। लेकिन ये एक नया राज्य बनने जा रहा है जहां पर इसको लागू किया जाएगा, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डियर उत्तराखंड। उत्तराखंड में यानी आपके जहां पर अभी हमने देखा था पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उन्हीं के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तराखंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पहले कहाँ या लागू था? तो गोवा में लागू था, जहां पर पुर्तगाल की सरकार ने इसको लागू किया था, जहां से पुर्तगालियों को 1961 में भगा दिया गया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अगर हम समान सिविल संहिता यानी आपके समान नागरिक संहिता की बात करें डियर, तो ये जो है आपका हमारे संविधान के आर्टिकल 44 से संबंधित है। किससे? हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में एक है आर्टिकल 40, जहां से संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या क्या आती है? तो इसके अंतर्गत सभी प्रकार के धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना इत्यादि सभी प्रकार के कानूनों में एक रूपता प्रदान की जाएगी इस आर्टिकल, इस संविधान के तहत। ठीक है, और अगर हम बात करें कि अभी तक समान नागरिक संहिता कौन कौन से देशों में लागू है, तो याद रखिएगा पहला पाकिस्तान में, उसके अलावा बांग्लादेश में, उसके अलावा मलेशिया में, तुर्की में और इंडोनेशिया में। इन सारे देशों में, सूडान और इजिप्ट में भी ये सारे आपके लागू हैं समान सिविल संहिता। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी अच्छी बात है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आरबीआई ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? कौन सा उद्घाटन किया गया है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया डियर? तो आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ये कहां पर उद्घाटन हुआ है? कलकत्ता में, बेंगलुरु में, लखनऊ में या फिर जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये जो आरबीआई के द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन है ये किया गया है बेंगलुरु में। कहां पर? कर्नाटका में है बेंगलुरु, और वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है आरबीआई के शक्तिकांत दास जी के द्वारा, जो इसके गवर्नर हैं इस समय आरबीआई के। ठीक है, और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अभी हमने पढ़ा इसके अध्यक्ष बनाया गया है किसको? सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन को। आंसर हमारा हो जाएगा बेंगलुरु विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है एंटी चीटिंग बिल। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एंटी चीटिंग बिल किस राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया है? एंटी चीटिंग बिल, ये आपका एंटी चीटिंग बिल जो है डियर, इसके पहले हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लागू किया जा चुका है। कहां पर? तो यूपी में और हरियाणा में इसके पहले लागू हो चुका है, याद रखिएगा। यूपी में का बात है, एंटी चीटिंग बिल पहले से लागू हुआ यूपी में। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इसको पारित किया गया है? दिल्ली में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश में? आखिर ये क्यों किया गया है डियर? तो याद रखिएगा जो परीक्षार्थी होते हैं उनमें जो नकल करने वाले परीक्षार्थी होते हैं उनको हमारे देश की जो कानून है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन पर जो है कार्यवाही की जाएगी। याद रखिएगा इस कानून के तहत, जिसमें 3 साल तक का कारावास, 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड इसमें दिया जाना तथा सार्वजनिक परीक्षाओं से 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाना इसमें एक प्रकार से शामिल है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा।
और अगर इसमें कोई परीक्षा एजेंसी भी शामिल है तो उसमें आपको 5 से 10 वर्ष तक की कारावास और 10 से 10 करोड़ रुपए तक का अर्थदंड इसमें लगाया जा सकता है। एंटी चीटिंग बिल किस राज्य में लागू की गई है? तो ये लागू किया गया है राजस्थान में, इसको पारित किया गया है। कहां पर डियर? राजस्थान के द्वारा इसको पारित किया गया है। याद रखिएगा इस बिल को, जो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा बिल 1992 अधिनियम के तहत पास किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहले से ये एक बिल आपका लागू है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान, यानी नकल करना अब बहुत दुष्कर हो जाएगा। ठीक है, आंसर राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। यहीं पर केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहीं पर रणथंभौर वन नेशनल पार्क है, महाराणा प्रताप नेशनल पार्क है, चित्तौड़गढ़ नेशनल पार्क है, कुंभलगढ़ नेशनल पार्क है। यहीं पर राजस्थान में कई सारे किले हैं, कई सारे फोर्ट हैं, और राजस्थान की कैपिटल जयपुर पिंक सिटी, गुलाबी शहर कहा जाता है जिसको, वो भी यहीं पर है। राजस्थान में ही जैसलमेर है, जहाँ पर अभी हाल ही में आर्मी के लिए एक प्रकार का आपातकालीन इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एक एयरपोर्ट स्थापित किया गया था। आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राजस्थान, जहां पर है थार का मरुस्थल। ठीक है, ये सारे हमारे आज के क्वेश्चन थे डियर। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे आपके करंट अफेयर से, होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के सेशन का। एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे सेशन में, आप लोग बताइएगा सेशन आज का कैसा लगा, और एक बार सेशन को आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है शेयर जरूर कर दीजिएगा डियर। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मस्ती के साथ। फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।